हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। आपको पता है मैं इन दिनों यात्रा पे हूं। मैं राइडिंग के एक एक्सपीडिशन पे निकला हुआ हूं, तो मैं रास्ते में रुक के एक जगह वीडियो बना रहा हूं। ये मेरे साथ जुड़ गए हैं संदीप भाई आर.के. सिंह जी, प्रारब्ध चैनल से। संदीप भाई राम राम। सर राम राम, सारे दर्शकों को भी राम राम। मैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत इस घोषणा के साथ कर रहा हूं। मुझे बड़ा खुशी हो रही है ये अनाउंस करने में कि हम एक सोशल मीडिया मीट, समिट तो मैं नहीं कहूंगा, समिट बहुत बड़ी चीज हो जाती है। सोशल मीडिया मीट हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वज्र घोष के नाम से। ये दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा के बॉर्डर पे इंदिरापुरम पब्लिक स्कूल में, इसी नाम से आप गूगल पे सर्च करेंगे, इंदिरापुरम पब्लिक स्कूल, इंदिरापुरम गाजियाबाद या नोएडा है शायद। उसमें 15 फरवरी दिन रविवार सुबह 11 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक, और इसमें 20-22 बड़े मूर्धन्य हमारे स्पीकर्स, हमारे अग्रज भाऊ तोरसेकर, संदीप दीक्षित जी, कंचन गुप्ता सर, भाई सुरजीत दास गुप्ता, पुष्कर दादा, पुष्कर अवस्थी जी, अवनीश पीएन शर्मा जी, संदीप भाई भी रहेंगे उसमें, व्यालोक पाठक जी, व्यालोक वाणी वाले, उसके बाद धीरेन्द्र पंडित जी, ओंकार चौधरी साहब, कर्नल RSN सिंह जी, और उसके बाद सुमित पीर जी आ रहे हैं गुरुग्राम से, और इस वैभव सिंह जी डू पॉलिटिक्स वाले, प्रखर श्रीवास्तव जी, शांतनु गुप्ता जी, वीरेंद्र कुमार भट्ट साहब लखनऊ से, और अनुपम सिंह जी युवा पत्रकार हैं, बहुत प्रखर वक्ता आप, और इसके अलावा कुमार श्रीकांत जी हैं मेरे साथ। तो ये 20-22 बड़े समृद्ध पैनल होगा वहां पे, और देश विदेश, राष्ट्रीय राजनीति, बंगाल यूपी की राजनीति पे चर्चा होगी, और बंगाल चुनाव का एक तरह से हम लोग यूट्यूब पर बिगुल फूंक देंगे, बंगाल चुनाव की शुरुआत। तो आप सभी आमंत्रित हैं 15 फरवरी रविवार सुबह 11 बजे से लेके शाम 6 बजे तक। तो संदीप भाई आज की चर्चा करते हैं। संदीप भाई, मैंने सुना उत्तर प्रदेश की सड़कों पे सवर्ण उतर आए हैं, क्या सर उतर के करेंगे क्या, ये बता दीजिए जरा। सर नारे लगा रहे हैं कि योगी जी जिंदाबाद, योगी जी आई लव यू, UGC गो बैक, और मोदी जी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो उत्तर प्रदेश में मतलब सर एक आप लोग योगी, एक मिनट, क्या ये तो रिपीट नहीं होगा नारा कि योगी तुझसे बैर नहीं और मोदी तेरी खैर नहीं, कुछ ऐसा तो नहीं माहौल बन रहा? आप बताइए सर। देखिए, उत्तर प्रदेश जो है राजनीतिक रूप से कितना महत्वपूर्ण है, यह आपसे बेहतर तो कोई नहीं, मैं नहीं जानता हूं। आपने इसको सदर देखा, 14 में भी आपने इसका प्रेडिक्शन किया था कि 65+ सीटें आएंगी, और उस समय कोई सोचता भी नहीं था। और उत्तर प्रदेश कितना बड़ा योगदान करता है केंद्र की सरकार में, और अभी इस समय भारत की अर्थव्यवस्था में, इसमें हम लोग को कोई डाउट नहीं। ठीक है, उत्तर प्रदेश ही वो जगह थी जहां से बैठ के पाकिस्तान बनाया गया, तो कितना बड़ा पॉलिटिकल स्पेस है। आज तक इस उत्तर प्रदेश में जो ये जर्नल कास्ट है, ये बिखरा हुआ था, ये इधर उधर छिटका रहता था, दूसरे को भी मौका ही नहीं देते थे। कभी कांग्रेस में, मतलब ब्राह्मण ठाकुर सब लोग कांग्रेस में भी हैं, सपा में भी हैं, और अपने अपने इलाके के थोड़े बहुत छोटे छोटे राजा बन के घूम रहे थे, बसपा में भी। तो मोदी जी के आने के बाद यह हुआ कि कम से कम यह कंसोलिडेट हुआ भाजपा में। इतना कंसोलिडेट हो गया कि इनको लगा कि अरे हमारा भी एक पॉलिटिकल स्पेस है, और इन्होंने सड़क पर उतर के अपने पॉलिटिकल स्पेस को पुश करना शुरू किया है अगेंस्ट इशू। इसकी इस्लाम के खिलाफ, मुसलमान के खिलाफ करते तो समझ में आता, अपने ही हिंदू भाइयों के अच्छा ठीक है, वो लोग कहेंगे SC ST एक्ट है, ये है वो है। सर घटनाएं बहुत कम है, और इसमें मेन रोल जुडिशरी के मिसयूज का है। जुडिशरी इज अ वन बिग फैक्टर। अगर आपको वाकई में कुछ करना है तो आप जुडिशरी को भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये UGC गाइडलाइन भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में आई है, और इंदिरा जयसिंह नाम के वकील है, उसने करवा के दिया है ये।
बाकी दिग्विजय सिंह जी को जिसने अध्यक्ष बना दिया उस चेयरमैन की कमेटी का, तो भगवानी माली के सरकार ने बनाया कि सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया कमेटी, कौन जाने, या यूजीसी ने बनाया। तो यह तो होना था, पर यह है कि माहौल यही है कि यूपी में हम योगी को डाउन करें। जो लोग योगी जी के फेवर में नारे लगा रहे हैं वो योगी जी का ही नुकसान कर रहे हैं, उनको ये बात पता है, उसको उस पता होने के बावजूद भी नारे लगा रहे हैं। मोदी और योगी में जो रिफ्ट पैदा करने की कोशिश, और ये मोदी योगी जी में नहीं है, ये शाह जी और योगी जी में रिफ्ट पैदा करने की, भाजपा का संगठन और भाजपा का जो नेतृत्व है, सरकार है, उसमें एक रिफ्ट पैदा करने की कोशिश कि यह टूट रहेंगे आपस में, इनमें दिक्कत रहेगी तो योगी जी तो नहीं आने वाले हैं। यह हर आदमी इंश्योर कर रहा है। अभी आजकल अखिलेश यादव वंदे मातरम गा रहे हैं, तो यह है कि क्योंकि 2024 में इन लोग को थोड़ा बहुत सफलता का स्वाद चखा, अखिलेश यादव एंड टीम ने, समाजवादी पार्टी ने 37 सीट पा गए, और अगर हम उसको विधानसभा सीटों में कन्वर्ट करें तो वो सरकार में मेजोरिटी के रूप में आ जाती है। पर चूंकि इसका फैसला 27 के विधानसभा चुनाव में होगा, तो मुस्लिम वोट तो पूरी तरीके से कंसोलिडेटेड है, उसमें कोई डाउट नहीं है, और कुछ एंटी भाजपा वाले वोट होते हैं हिंदुओं में ही, वह भी कंसोलिडेटेड है। मेन मुद्दा है ये दलित वोट जो है, जिसका स्वाद इन लोग को, जिसका खून लग गया है 2024 में, तो उस पर कार्य हो रहा है। और उसको जाहिर सी बात है, सामान्य जितना ये जनरल का जितना सामान्य वर्ग जितना सड़क पे दिखेगा तो दिखाया जाए कि दलितों को देखो, ये लोग तुम्हारे खिलाफ उतर रहे हैं, तुमको जो है मिसयूज नहीं करने दे रहे हैं लॉज का। तो भाई मेरी तो सारे समाज से यही अपील है कि मिसयूज ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए ना, चाहे कोई करे। महिलाएं नहीं कर रही है इस समय, दहेज कानून का नहीं चल रहा है, छेड़छाड़ पे नहीं चल रहा है, कितने सारे मिसयूज हैं। जुडिशरी की प्रोसेस ठीक हो जाए तो लॉज का मिसयूज होना खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे यूजीसी गाइडलाइन पे भी यही कहा जा रहा है कि अरे ये लोग मिसयूज करेंगे, आपने इनको हथियार दिया मिसयूज करने के लिए, ये नैरेटिव है। एक्चुअल गाइडलाइन क्या है मैं आपको गारंटी देता हूँ किसी ने नहीं पढ़ी। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि भैया प्लीज एक्चुअल गाइडलाइंस पढ़ें। बहुत लोग इसको अब इसमें नमक मिर्चा लगाकर प्रस्तुत कर रहे हैं, प्याज भी डाल दे रहे हैं स्वाद अनुसार, जहां जिसको जैसा समझ में आए। एक्चुअल गाइडलाइन पढ़िए, वो खाली एक उबला आलू है, उसको देखिए समझिए कि वो है क्या, वो क्या कह रहा है। और यूनिवर्सिटीज का भी तो इसमें रुख आना चाहिए। सर कैसे यूजीसी गाइडलाइन बना देगा जो, मान लीजिए भाई कॉलेज में क्या होता है, आप भी पढ़े हम भी पढ़े, सब लोग कॉलेज में दोस्ती यारी होती है। हमें तो नहीं याद है कि हमने किसी का नाम सुन के जो है दोस्ती की हो, यारी की हो, या ये लोग कहेंगे अरे तुम जो है प्रिविलेज्ड हो इसीलिए। अरे नहीं भाई, मैंने बहुत लोगों को देखा है। अभी आज हम लोग की चर्चा हो रही थी किसी ग्रुप में, दोस्ती ग्रुप में, तो कह रहे हैं कि ये कानून उस समय होता तो वो हमारा दोस्त जो है हम पे केस कर देता। मैं हंसी मजाक चल रहा है, तो आज पता चल रहा है कि अच्छा ऐसा भी था क्या उस समय, जबकि हम लोग साथ में रहते थे पूरा हॉस्टल में। तो कॉलेजेस में जहाँ पे रिसर्च डेवलपमेंट होनी चाहिए, दोस्त होने चाहिए, दोस्त बनने चाहिए, समाज बनना चाहिए, एक बच्चा परिवार से निकलता है नए समाज की तरफ जाता है अपने दोस्त यारों के माध्यम से, वो एक खुशी वाला माहौल होना चाहिए। कंपटीशन डिबेट्स करा लो, कुछ भी कर लो। नैरेटिव ये पुश किया जा रहा है कि कॉलेजेस में अब तो दंगा होगा, लड़ाई होगी। अच्छा कब नहीं हुआ? जेएनयू में नहीं होता था दंगा? हमने वीडियो नहीं देखे कि इलाहाबाद जब प्रयागराज जब इलाहाबाद था, तो वहां के हॉस्टल्स में कैसे कैसे बम फोड़ते थे। हॉकी का मैच है बम फोड़ दिया, क्रिकेट का मैच है, नहीं हो यकीन तो हासिल देख लो मूवी। तो कहाँ नहीं हुआ ये चीज? जादवपुर में यूनिवर्सिटी में नहीं होता है। तो वहां उसको डील करने के लिए वो हिंसात्मक, या वो जो भाई हिंसा से बड़ा तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता ना कोई। तो उसको डील करने के लिए तो कॉलेजेस के पास अपने सिस्टम्स हैं ऑलरेडी, यूनिवर्सिटीज के पास अपने सिस्टम है, एंटी रैगिंग स्क्वाड है, ये है वो है। अभी इक्विटी नाम का जो इन्होंने डाला है, इंदिरा जयसिंह चाह रही हैं, और मतलब वाकई में शैतान महिला अगर कोई है तो इंदिरा जयसिंह है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाहर वालों का सदैव से एजेंडा रहा है कि भारत में जो हिंदू वोट कंसोलिडेशन हो रहा है उसको कैसे तोड़ा जाए, और इसके लिए इन्होंने 100-150 साल से कास्ट का ही इस्तेमाल किया है। हमारे यहाँ की फॉल्ट लाइन को इस्तेमाल किया है। राजीव मल्होत्रा जी की किताब है ब्रेकिंग इंडिया, आप वो पढ़े, या मतलब उसके जो भी उनके वीडियोस देख लें, जिससे कास्ट को इन्होंने बहुत महीन तरीके से इस्तेमाल किया है। और हमारा समाज है, हम तो आज हम पहली बार सर पिछले 10 साल में हम कितना आगे आए। भारत किस गड्ढे में था हमें ये याद है। भारत में सुरक्षा नहीं थी, बिजली नहीं थी, कुछ नहीं था, बेसिक शौचालय तक नहीं थे। आज हम स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, ब्रह्मोस बेच रहे हैं, सब कर रहे हैं। हम 10 साल में कितना आगे आ गए हैं। इस बढ़ते हुए भारत से तकलीफ तो थी, तो बीच में रोड़ा जो है डालने के लिए कास्ट वाला एंगल डाल दिया गया। और हर देश में रेजिम चेंज ऑपरेशन तो अमेरिका कराता ही रहता है। यहाँ पे ये कास्ट वाला नैरेटिव पुश करके, और कास्ट वाला नैरेटिव कौन पुश कर रहा है?
मैं फिर कह रहा हूँ, जो पुश कर रहा है उसने यूजीसी गाइडलाइन नहीं पढ़ी है, या अगर पढ़ी भी है उसमें कुछ समस्या है, सरकार से आपका विरोध है, बिल्कुल करिए, सरकार से विरोध करिए, पर यह मत कहिए कि सरकार हटा देंगे, गिरा देंगे और सबक सिखा देंगे। तो भैया आप ही सबक सीखोगे, कोई और नहीं सीखेगा। जी बाबू जी। नहीं, मुझे एक चीज बताइए, यूजीसी गाइडलाइन का दुरुपयोग होने की कितनी संभावना है यूनिवर्सिटी कैंपस में, कॉलेजेस में, हमारे इंस्टीट्यूशंस में? उसमें जिस प्रकार के निर्देश दिए गए हैं, मुझे अभी लगता है कि यह अब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस पे पीआईएल ऑलरेडी दाखिल कर दी गई है, सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसले में करेक्शन करने के लिए बात कही जा रही है। पब्लिक रिएक्शन जो आ रहा है वह भी एक बड़ा आपको दिख रहा है कि किस प्रकार से पब्लिक इज नॉट रेडी टू टेक थिंग्स लाइंग डाउन। वो बिल्कुल भी जो है तैयार नहीं है कि हम इस चीज को ले लेंगे। स्टूडेंट्स भी सड़क पर विद्रोह कर रहे हैं, और यह सरकार भी एक कमेटी बना रही है। कुछ दिन में यूजीसी की ही पूरी, मतलब यह भी बात चल रही है कि यूजीसी नाम की संस्था, एआईसीटीई, जो इस प्रकार से कॉलेजेस में शिक्षा व्यवस्था, आप तो शिक्षा में काम करते हैं सर, आपने खुद कितनी बार कहा है कि स्किल बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए। ये जो बीए बीएससी बीकॉम करके सड़क पे सांड जैसे घूमते हैं बच्चे कि हमको नौकरी मिल जानी चाहिए, हम घर बैठेंगे नौकरी दे दो, कोई नहीं, बहुत बेरोजगारी है। वो आज का समय एआई का और दुनिया भर की रील बनाने और रील देखने में तो आपको सारा ज्ञान आता है कि टेक्नोलॉजी आपके पास है, पर आपको वही चीज अपना करियर बनाने के लिए यदि कहा जाए उसका इस्तेमाल करके, तो उसमें कि नहीं सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। सरकारी नौकरी है कितनी? 50,000। उसके लिए 50 लाख 1 करोड़ बच्चा जो है बैठ के तैयारी कर रहा है या कॉलेजेस में पढ़ाई कर रहा है। हमारी शिक्षा व्यवस्था का आमूलचूल परिवर्तन आवश्यक है। एक तो हमारी शिक्षा मिनिस्ट्री, सर मैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को मैं क्या बोलूं, श्रापित है। 1947 से लेकर आज तक एक ढंग का नहीं मिला है शिक्षा मिनिस्टर भारत को, एक ढंग का नहीं मिला है। पहले कांग्रेसी ने पहले 5 तो मुसलमान बनाए, फिर एक कम्युनिस्ट बनाया, फिर उसके बाद क्या कपिल सिब्बल जैसे लोग भी बने रहे, फिर एक जावड़ेकर जी थे, सवा निवृत्ति का सिलेंडर बांट रहे थे और कह रहे थे हमने एक एजुकेशन मिनिस्ट्री में एक कॉमन ही चेंज किया, उनका करियर खत्म हो गया। अभी प्रधान जी भी एक कैबिनेट मंत्री थे अटल जी की सरकार में, उनके पुत्र हैं। तो नेताओं के बच्चे कितने स्मार्ट होते हैं, कितने बढ़िया होते हैं, ये सब हम लोग क्या ही बताएं। आपने कहा कि क्या इसका दुरुपयोग हो सकता है? दुरुपयोग किस चीज का नहीं होता है सर? फिर वही कह रहा हूँ, अगर जरा सी ताकत मिलती है तो हर आदमी ने उससे अपनी ताकत का दुरुपयोग किया है। सदुपयोग कब किया है हमारे समाज में? सबने दुरुपयोग किया है, जिसको जहां ताकत मिली सबने दुरुपयोग किया है, तो इसका भी दुरुपयोग होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा, दुरुपयोग होंगे 5, सुनाया जाएगा 5,000 कि देखो दलितों ने जो अत्याचार कर दिया सवर्ण पे, सवर्ण ने लड़ाई लड़ ली दलितों से। ये घटनाएं होंगी छुटर पुटर, लेकिन इसकी एम्प्लीफिकेशन विल बी द प्रॉब्लम। और ये एम्प्लीफिकेशन वह करेगा जिसका वेस्टेड इंटरेस्ट है कि सरकार को दलित विरोधी, जनरल विरोधी, दलित विरोधी, जनरल विरोधी में फंसा के रखो और इनको कुछ करना करने दो। ये कोविड से ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। नहीं इसको सर, और मुझे तो एक बात वैक्सीन में बताइए। नहीं आप निकाल, वैक्सीन बस ये है कि किसी तरीके से इस विरोध को सरकार सुनती है, मोदी सरकार सुनती है, या तो तय ट्रैक रिकॉर्ड है, सुनती है और कोर्स करेक्शन करती है। गुजरात में भी 2019 के चुनाव में अल्पेश ठाकुर और वो जिग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल सब आ गए थे, पूरा जातिवाद फैला रहे थे। सरकार में रही, अगली बार उन्होंने पूरा कोर्स करेक्शन कर लिया, जिसकी जो समस्या थी समस्या का समाधान कर दिया। जीएसटी में भी कानून में बहुत सारे बदलाव किए गए, व्यापारियों की सुनती रही लगातार सरकार, जो जिसके समझ में आया किया, और अभी सितंबर में गाइडलाइंस आई, उससे व्यापारी को बहुत राहत है। कॉर्पोरेट टैक्स कम करना हो, इनकम टैक्स कम करना हो, कुछ भी कम करना हो, सब किया है सरकार ने। जीएसटी रेट्स भी कम किए, सब सुना है सरकार ने अपना, और विदेशों की नहीं सुनी, अपनी भारतीय जनता की सुनी है। ये ट्रैक रिकॉर्ड है। मैं तो यही मानूंगा और ये विश्वास रख के चलूंगा, विरोध प्रदर्शन करिए, पर इसको अगर आप सरकार गिराने के कार्यक्रम में लगे हैं तो फिर आपसे बड़ा देशद्रोही और हिंदू द्रोही कोई नहीं है। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में योगी को अच्छा सीएम से हटा दोगे तो किसको बिठाओगे उत्तर प्रदेश में? योगी जी किसको सीएम बना देंगे? अगर वो पीएम बन जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में किसको सीएम बनाएंगे? कौन है इस लायक? अब केंद्र में क्या समस्या है मोदी जी नहीं की सरकार में? एक यूजीसी गाइडलाइन के संदीप चलते भाई, पूरी सरकार गिरा दोगे, बहुत संदीप भाई, समझदारी है ये। जी संदीप भाई, सर। आपने कहा आपने गाइडलाइन, जो लोग विरोध कर रहे हैं उन्होंने गाइडलाइंस पढ़ी नहीं है। सच पूछो तो मैंने नहीं पढ़ी है, पर मुझे आपकी एक मैं गाइडेंस आपको चाहिए पीडीएफ जरा। भेजता हूँ सर, मैं आपको पीडीएफ मुझे एक भेजता बात हूँ, हम लोग बताइए। पीडीएफ पढ़ के फिर पूरा जो है मैं भी पढ़ रहा हूँ, मुझे भी कल ही शाम को मिला है। मैं वही मुझे कह रहा एक हूँ, चीज पढ़ ले। बताइए, जी। एक
यादव जी ने एक पंडित जी जो कि लंगड़ा के चलते थे उनको बोले अरे लंगड़े, यूनिवर्सिटी में कॉलेज में बोल देते हैं, यादव जी ने पंडित जी को बोल दिया अरे लंगड़े, तो क्या पंडित जी यादव जी की कंप्लेंट कर देंगे, कार्रवाई होगी? सबको सब अलाउड है सर, वहां पर किसी को भी यह नहीं कहा गया है गाइडलाइंस में कि कोई जो एक दूसरे को प्रताड़ना करेगा। और मैक्सिमम ऐसे जो वाद विवाद इस तरीके का होता है, ये बहुत यूनिवर्सिटी के जो या डायरेक्टर के पास है, या जो होती हैं घटनाएं, ये मैक्सिमम तौर पे स्टूडेंट्स के आपस में निपट जाती हैं, 99% निपट जाती हैं। इक्का दुक्का होगा जो शिकायत लेके जाएगा, और वहां पर इसका भी होगा कि भाई किसने क्या कहा, किसने क्या किया, क्या आपके पास एविडेंस था, नहीं था, क्या था। सबको मौका मिलेगा, क्योंकि दिव्यांग का भी नाम है, सबका नाम है। पर वही कह रहा हूँ, घटनाएं मिनिमल थी, इस गाइडलाइन की आवश्यकता नहीं थी, इन बातों को लिखने की या इसकी चर्चा कराने की आवश्यकता नहीं थी। इसकी चर्चा ना होती तो जातिवाद खत्म हो जाता। जातिवाद के नाम पर कोई वहां यूनिवर्सिटी अच्छा, कॉलेज में इतना बड़ा मतलब ये कुकर्म नहीं हो रहा है। गाइडलाइंस की कोई जरूरत ही नहीं थी, मोदी सरकार ने बड़ा बांस ले लिया, सड़क पर पड़ा हुआ बांस ले लिया। भाई इंदिरा जयसिंह जो है लेकर आई बड़ा बांस, सुप्रीम कोर्ट के उन्होंने चूड़ी कसी, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दे दिया, इन लोगों ने कर दिया। और इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि सरकार की दोषी नहीं है, हाँ एजुकेशन मिनिस्ट्री दोषी है, बिल्कुल दोषी है, क्योंकि उन्होंने ये नैरेटिव फैलने दिया, आपने मौका दिया। आप जो है एक सबका साथ सबका विकास वाली जो बात लेके चल रहे थे, तो उसमें तो सबका फिर वो कह रहा हूं, इतनी ऑटोनॉमी या यह भी गाइडलाइन हो सकती थी कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज अपने आप में सक्षम है। भाई गवर्नर जो है चांसलर होता है, वीसीज होता है यूनिवर्सिटीज के, वो क्या करेंगे बैठ के? अब यूजीसी जो है तय करेगी कि किस कॉलेज में किस यूनिवर्सिटी में दो लौंडे आपस में लड़ पड़े, तो उनका फैसला जो यूजीसी की गाइडलाइन से तय होगा। ये सब तो बेसिक लेवल पर नीचे निपट जाती हैं चीजें। उस कॉलेज में सक्षम लोग हैं, क्या एंटी रैगिंग स्क्वाड नहीं होते, क्या महिलाओं के लिए कोई वहां पर कार्यक्रम नहीं होते कि कोई छेड़ नहीं सकता, कोई ये नहीं कर, ये सब तो ऑलरेडी था। इसमें जातिवाद का जो डाला गया है, जो भी एंगल है, अब गाइडलाइन में जो 2-3 बातें लिखी हैं, उसका मैं फिर कह रहा हूं, वो इतनी घातक नहीं है जितनी घातक बताई जा रही है। समस्या है पर घातक नहीं है कि अब दंगा ही होगा, अब तो बस जनरल और जो है दूसरी कास्ट आपस में लड़ भिड़ेंगे, मुसलमान दूर से बैठ के तमाशा देखेगा कि लड़ने दो सालों को। आपका और अब ये मैं कहना है बताऊं कि बाबा जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा, बाबा जी एक बात मैं कहना चाहूंगा, हम लोग अभिशप्त हैं, और अब मुझे समझ में आ रहा है कि हम लोग गुलाम क्यों रहे 1000 साल। हमारी यही हरकतें थी, ना हमको सत्ता में रहना आता है, ना हमको सत्ता से अपना कार्य करना आता है, ना हमको सत्ता से भारत को हिंदू बनाना आता है, हिंदू समाज का एक्सपेंशन आता है, दुनिया को ज्ञान देना आता है। दुनिया में पॉलिटिकल पावर्स कौन कौन सी हैं? कम्युनिस्ट हैं, क्रिश्चियंस हैं, इस्लामिक्स हैं। आप एक ऑल्टरनेटिव के रूप में निकल के दिख रहे हैं, सारी दुनिया आपकी तरफ आशा भरी नजरों से देख रही है। सारी दुनिया को तो लूटा इन तीनों ने। ग्लोबल साउथ अफ्रीका, यूरोपियन यूनियन सब आपके पास आ रहा है, कह रहा है कि भैया ठीक है, आपके यहाँ से हमको थोड़ा सा कंफर्ट फील होता है, हर जगह लोकतंत्र आप दे सकते हैं। भारत का इलेक्शन कमीशन 50 देशों में जाता है ट्रेनिंग देने, क्योंकि यहाँ पे लोकतंत्र की प्रोसेस कैसे स्टैब्लिश की जा सकती है। आपकी तरफ आशा भरी नजरों से देख रहे हैं, आप यहाँ बैठ के, आपको अपनी ताकत का अंदाजा ही नहीं, आप बैठ के अपनी सरकार गिरा लो सरकार, गिरा लो। अटल जी को भी हराए थे ना, 10 साल बम फटे थे ना सबके सर पे, गिरा लो। और इस बार राहुल गांधी आएगा तो हमने आपने डिस्कस तो किया, ये मोहम्मद गोरी है, वो दोबारा मौका नहीं देगा। उससे बड़ा तानाशाह दुनिया में किसी ने देखा नहीं होगा, और वो आएगा जरूर, क्योंकि राहुल गांधी को जीतने के लिए 120 से 140 सीट चाहिए जीतने के लिए, मैक्सिमम 150 चाहिए, उससे ज्यादा उसको चाहिए नहीं। 99 पहुंच गया है। ये जो 20-30 सीट है, इसी की लड़ाई है। ये जितने लोग जो भांज रहे हैं लाठी, ये इसी 20-30% वोट सीट के लिए 4-5% जो वोट है, इसी के मार्जिन को ड्विंडल करने के लिए लगे हुए हैं। ये होगा, राहुल गांधी हमारे सर पे बैठेगा और हम भुगतेंगे, हम देखेंगे, होगा, 100% होगा। वैसे जो हरकतें हम मुझे अपने संदीप भाई, सर्व समाज की दिख रही हैं, सब लाठी भांज रहे हैं, सरकार गिरा देंगे, सड़क पे मोदी तेरी कबर खोदेगी, अभी ये लोग भी चालू करेंगे। इसमें से कौन समाजवादी है, कौन नहीं है, क्या है क्या नहीं है, क्या मंतव्य है, किसी को समझ ही में नहीं आ रहा। आपको स्वयं के सत्ता में होने का मतलब ही नहीं पता, अर्थ भी नहीं पता, उसकी ताकत भी नहीं पता है। अगर आपको नहीं पता है, आप जिस जाल पे बैठे हैं उसको काटेंगे तो आप नीचे ही गिरेंगे और फिर पिछवाड़ा टूटेगा। जी बाबा जी। तो संदीप भाई, आपको क्या लगता है, एक अंतिम सवाल, सिर्फ एक छोटा सा मुझे जवाब चाहिए, आपको लगता है कि यूजीसी गाइडलाइंस को सरकार वापस लेगी या बैकफुट पे है सरकार? क्या अब आगे सरकार के सामने रास्ते क्या है? कोर्स करेक्शन करेगी सर,
बिल्कुल करेगी। कब नहीं किया है? कब कोर्स करेक्शन नहीं किया है? कब इस सरकार ने भारत के लिए, समाज के लिए, हिंदू समाज के लिए कब कार्य नहीं किया है? कितने काम गिना दूंगा तो अभी लोग बोलने लगेंगे कि तुम जो है खाली यूजीसी में बात करो। मैं कह रहा हूँ ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? जिसका इतिहास देखेंगे उसी का तो भविष्य बता पाएंगे ना, कि वो भविष्य में क्या करेगा, उसका इतिहास कैसा है। तो अखिलेश यादव आएंगे, हमको सवर्णों को बहुत बड़ा वो दे देंगे, उनके यहाँ पे बैठ के लोग जो है ब्राह्मण को गरियाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। वो राजद वाले लोग आएंगे, हमको सवर्णों को न्याय देंगे। ये कांग्रेसी आएगा, राहुल गांधी, ये सवर्णों को न्याय देगा? जातिवाद सबसे ज्यादा कौन फैलाता है? ये सरकार कोर्स करेक्शन करेगी। समस्या आई है, नैरेटिव का इशू है, कब नहीं किया है मुझे ये बताइए। कब समस्या आई है तो उसका समाधान नहीं निकाला है? कोविड जैसी महामारी का भी समाधान निकाला ना, देश को निकाला ना बाहर, दुनिया को भी निकाला ना। एक पहलगाम हुआ तो क्या बदला लेने के लिए न्यूक्लियर बम नहीं मार दिए? न्यूक्लियर बम नहीं मारे, मतलब उन लोग का न्यूक्लियर बेसिस तबाह कर दिए। भारत के अंदर में नक्सलिज्म को निपटा दिया। 10 साल से बम फटाओ तो बता दीजिए। सब सुरक्षित घूम रहे हैं, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दिया और ट्रेनों का सुधार किया। आपसे बेहतर कौन जानता सर ट्रेनों की क्या हालत थी, अभी क्या है। अब कहेंगे लोग कि नहीं 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 100 काम गिना दोगे लेकिन ये यूजीसी पे बात नहीं करोगे। मैं कह रहा हूं इसका भी समाधान निकलेगा। तलवार लेकर निकलने से नहीं समाधान निकलेगा। सरकार गिरा देने से तो नहीं निकलेगा, ये तय है। गिरा दो सरकार और समाधान ले लो फिर इसका। तो यूजीसी राहुल गांधी लाया था ना कम्युनल, नहीं और एक बात बताऊं, ये बहुत बड़ा मिथ है जो कांग्रेसी सोनिया गांधी की कम्युनल वायलेंस बिल से इसको जोड़ा जा रहा है। इट्स वेरी रॉन्ग। इसमें कोई आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है। कम्युनल वायलेंस बिल में सीधे सीधे हिंदू समाज को दंगाई और घोषित कर दिया गया था, और मुसलमान समाज सीधे सीधे था। ये वैसी बात नहीं है, लोग फर्जी में उसका कंपैरिजन कर रहे हैं, नॉट राइट। और जब राहुल गांधी आएगा ना तो फिर वहां पे कोई दलित सवर्ण कुछ बचेगा नहीं, फिर वो एक ही होगा, पॉलिटिकल इस्लाम और बाकी पॉलिटिकल हिंदू, अगर बच गया तो वो आएगा। यही हमें हमारे यहाँ के लोग लेके आएंगे सर, और उसकी पालकी उठाने के लिए तैयार बैठे हैं जी। तो सुदीप भाई आज की चर्चा को समाप्त करूंगा। आपने समय दिया सर, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम, हर हर महादेव।